आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें कि चलो कर लेते हैं पहले वो सवाल। एक ऐसा क्वेश्चन था। हाँ, ये रहा। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि एक ऐसा स्ट्रिप है इनफाइनाइट लेंथ का जिसके अंदर करंट आई यूनिफॉर्मली ऐसा फ्लो हो रहा है। इसका विड्थ ऐसे दे दिया मैंने, मान लो 2b, यानी b लेफ्ट में है और b ही राइट में, और पूछा इसके परपेंडिकुलर किसी h हाइट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पूछा है। मान लीजिए h हाइट दे दिया। आपने कहा अगर इसका डायग्राम समझ में नहीं आया तो सर कैसे देखे। मैंने कहा कि भाई ये ऐसे करके एक स्ट्रिप है, कारपेट जैसे होता है, कारपेट बिछा रहता है लंबा सा, शादियों में नहीं, रेड कारपेट जिसको बोलते हैं, वो रेड कारपेट, वेलकम वाला कारपेट के बीच में ऐसे लाइन बना दो और परपेंडिकुलर ऐसे, जैसे कि रोड के ऊपर एक पोल लगा हुआ है, उस पोल के ऊपर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पूरा वायर इनफाइनाइट, पूरा स्ट्रिप इनफाइनाइट लेंथ का है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। अब ये करंट आई अंदर की तरफ ऐसे अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप जा रहा है ऐसे। तो मैंने कहा ये पूरा करंट आई है और पूरा स्ट्रिप का थिकनेस 2b है, तो हमें पूरे स्ट्रिप का तो आंसर निकालना नहीं आता। लेकिन अगर स्ट्रिप में ऐसे पतले पतले वायर्स बना दूं, ऐसा एक पतला वायर ले लूं, एक पतला वायर, और पतले वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के उसको इंटीग्रेट कर दूं +b से -b तक, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि x डिस्टेंस पे जाके एक पतला वायर इधर ले लेते हैं जिसका विड्थ dx हो जाएगा, एक इधर ले लेंगे x पे dx का एक पतला सा विड्थ इधर ले लेंगे। दोनों का करंट इनटू द प्लेन है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि दो वायर अगर एक दूसरे के पैरेलल और मिड पॉइंट से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पूछा हो, तो यहाँ पे 2b cos थीटा का आंसर आया था। तो वो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर μ0 I/h/पाई और a² + h² ऐसा आंसर आया था। इस आंसर में दो चीजें डिफरेंट है। एक तो करंट आई पूरे स्ट्रिप का है, इस छोटे पतले से स्ट्रिप का नहीं। ये जो पतले टुकड़े का स्ट्रिप का करंट है वो di है, और di का वैल्यू I/2b इंटू dx हो जाएगा। ये तो यूनिटरी मेथड से हमने लिख दिया। दूसरा, इसमें एक ही जगह x हो जाएगा, क्योंकि x पे आगे ले रहे हैं, x पे ही पीछे ले रहे हैं ये जो स्ट्रिप ले रहे हैं पतला पतला सा, ये जो वायर बना रहे हैं, ये x पे जाके dx का बना रहे हैं, यानी a डिस्टेंस आगे a डिस्टेंस पीछे नहीं है, पाई डिस्टेंस, π/2 x डिस्टेंस आगे और x डिस्टेंस पीछे। अब इसमें वैल्यू रख रहे हैं, तो μ0 I और I की जगह लिख दिया है di, I/2b इंटू dx। ये तो हो गया I, और आगे लिख दिया h/πx² + h²। अब ये जो इंटीग्रेशन करेंगे -b से +b तक, तो आप देखेंगे dx/x² + h² का इंटीग्रेशन होता है, तो इसका आंसर 1/h tan इनवर्स x/h हो जाता है। तो μ0 I/2πb h इंटू 1/h tan इनवर्स x/h, और x/h में हमने -b से +b इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आंसर इसका डबल हो जाएगा। तो बस यही आंसर में अब आपको h से h और 2 से 2 काट देना है। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आया μ0 I/2π, तो नहीं रहेगा, पाई हो जाएगा। और ये 2π कहां से आया? अच्छा, 2b ऊपर से आया था। पाई b tan इनवर्स b/h।
एक और ऐसा ही इंटीग्रेशन बेस्ड सवाल है, बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ए पॉइंट पर निकालना है ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रिप ऑफ विड्थ ए। अब की जो ये स्ट्रिप है ये विड्थ ए का है और इस स्ट्रिप में करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके प्लेन में, इसके ऊपर में नहीं, इसके प्लेन में इधर से एल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे निकालना है। मतलब कि ये स्ट्रिप आपकी ऐसा है, इसका विड्थ ए है और इसके ऐसे एल डिस्टेंस यहां पैरेलल चले जाए तो ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहां पे हम इंटीग्रेशन कैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम इसके नजदीक वाले एंड से ले लेंगे या पास वाले एंड, दूर वाले एंड से ले लेंगे, कहीं से भी। तो मैंने सोचा इधर यहां से x पे जाके एक dx का पतला स्ट्रिप कट कर लेते हैं, इधर से x डिस्टेंस पे जाके dx का पतला स्ट्रिप कट कर लेते हैं। फिर से करंट di का वैल्यू टोटल करंट अपॉन टोटल विड्थ इंटू dx हो जाएगा। फिर ये l डिस्टेंस है, ये x है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x होता है, उसमें l प्लस x हो जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए इंटीग्रेशन 0 टू a कर देंगे। dx अपॉन l प्लस x का इंटीग्रेशन है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई a ln l प्लस a बाय l, ऐसा आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम मुझसे नहीं पूछना चाहिए। चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपको पता है कि हम लोग इस चैप्टर में जहां पे है कैपेसिटेंस और करंट, है ना, इस चैप्टर में जहां हम पढ़ रहे हैं, अब हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो एम्पियर्स लॉ है। और एम्पियर्स लॉ गॉस लॉ की तरह होता है, और गॉस लॉ समझने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ऐसे ही अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। तो सर क्या दोबारा सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? नहीं रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक प्रॉपर्टी छोड़ के सारी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी सेम है। सर कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की अलग है वो बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी जो सेम है वो तो हमें पता ही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड में सेम कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कर रखा है तो उस पे टेंजेंट मारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। अगर उसका डेंसिटी देखेंगे यानी लाइंस पास पास होंगी तो फील्ड स्ट्रांग होगा, लाइंस दूर दूर होंगी तो फील्ड वीक होगा। तो मैंने एक दो प्रॉपर्टी आपको, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस चार में से मुझे बताना है कौन सी सही ग्राफ है। ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही क्या। इसी से आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक बेसिक डिफरेंस पता चलेगा। पहला डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी ब्रेक नहीं होती, यानी कि डिसकंटीन्यूअस नहीं होती। ये भी डिसकंटीन्यूअस यानी कि ब्रोकन लाइन है, कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाएगी, ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में एक ही जैसा फ्लो होगा, जैसे कि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों भी वही फॉलो कर रहे हैं। यहां पे जो कन्वेंशन है वो ये है कि नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर आना चाहिए और साउथ पोल में फील्ड लाइन अंदर जाना चाहिए। तो ये वाला ग्राफ सही है, ये गलत है। ये वाले दो बेसिक प्रॉपर्टी में गलत हो गए कि ये फील्ड लाइन ब्रेक हो रही है, नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है, साउथ पे टर्मिनेट हो रही। लेकिन इस ग्राफ में नॉर्थ से बाहर निकले, यानी कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, कभी भी ब्रेक ना हो। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जानी चाहिए और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ आनी चाहिए। इसमें मैग्नेट के अंदर नॉर्थ से साउथ है, इसलिए ये गलत हो गया। हमारा कन्वेंशन ये है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको अगले स्लाइड में दिखाता हूं, लेकिन ये एक डायग्राम से बताया कि इस तरह के सवाल, ये जेईई में पूछा गया सवाल है जिसमें आपको 4 डायग्राम दिए थे, पूछा था बताओ कौन सा डायग्राम सही है। तो क्या है, मेन सारी प्रॉपर्टी एक बार पढ़नी है, लिखना कुछ नहीं है, ये सब दिमाग में रहेगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। Magnetic field line moves from north pole to south pole outside the magnet and from south to north inside the magnet. Tangent at any point on magnetic field line gives the direction of magnetic field, not the magnetic force, different from electric property. वहां पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आता है और पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होता है। यहां पे ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरफ चल रही है उस तरफ फोर्स नहीं लगेगा,
अगर मूविंग चार्ज पे फोर्स लेंगे तो उस तरफ नहीं लगेगा। तो फील्ड लाइन अलग है और फील्ड मतलब लाइन ऑफ फोर्स अलग होता है यहां पे, वहां पे ठीक है। ठीक, चलिए दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा फंडा हुआ? नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पहले भी पढ़ा हुआ था। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और इंडक्शन इज डायरेक्शन एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी, यानी लाइंस क्लोजर है तो फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी, लाइंस दूर दूर है फील्ड वीकर होगी। इस तरह का रिजल्ट हम लिख पाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, हमेशा एक साइड से स्टार्ट होगा दूसरे साइड पे खत्म नहीं होगा, उसको वापस जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैच करती हैं। बस दो प्रॉपर्टी नहीं है, एक क्लोज्ड लूप अलग प्रॉपर्टी है और फील्ड लाइंस इज नॉट फोर्स लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दो प्रॉपर्टी अलग थी, वहां पे कभी भी क्लोज लूप नहीं होता था, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता था नेगेटिव चार्ज से खत्म होता था। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बारे में बात हो रही है, यहां मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। तो कोई कहता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या डिफरेंस है? ये दो डिफरेंस है, उसके अलावा सारे प्रॉपर्टी सेम है यार। पास आएंगे तो बड़ा हो जाएगा, दूर जाएंगे तो छोटा हो जाएगा, मतलब दूर दूर होंगे तो छोटा फील्ड है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये, अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेंगे तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ये एक टिपिकल डायग्राम है सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। सर ये लाइन तो क्लोज नहीं हो रही, ये लाइन यहां तक दिखाई है, ये ऐसे घूम के इस लाइन से मैच कर जाएगी, ये वाली भी ऐसे घूम के, तो आगे वाली दिखाई नहीं गई है। तो जो लाइन आपको कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखे वो भी आगे चल के इसी में ज्वाइन करेगी, वो दिख नहीं रही है। ये टिपिकल डायग्राम है, यहां से नॉर्थ पोल होगा सोलेनॉइड का, यहां पे साउथ पोल होगा। सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरफ होगा, एक साइड जिस दर से फील्ड लाइन बाहर आ रही होगी उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, जिस साइड से फील्ड लाइन अंदर जा रही होगी उसको साउथ बोलेंगे। अंदर फील्ड लाइन ऐसे चलेगी, अंदर फील्ड लाइन एकदम इक्वली स्पेस दिख रही है, जिसको हम म्यू नॉट NI बोलते हैं। अगर लॉन्ग सोलेनॉइड होता है अंदर फील्ड एकदम यूनिफॉर्म दिखाई देती है। एक पॉइंट और, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a cross section area is represents magnetic flux। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ था कि कहीं पर भी फील्ड लाइंस ऐसे चल रही हैं, वो आगे चल के कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ऐसे जाके जुड़ जाएगी। लेकिन यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया, तो जितनी फील्ड लाइन उस क्रॉस सेक्शन एरिया से पास करेगी उस क्वांटिटी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहने लगेंगे। सर ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा ही प्रॉपर्टी हो गया। हाँ जी, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा प्रॉपर्टी हो गया। अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है। ये एक अजीब सा लॉ है, एम्पियर ने बनाया। मैं तो ये सोच के दंग रह जाता हूं कि ये बनाया कैसे होगा, मतलब कैसे दिमाग में आया होगा। चलो कोशिश करते हैं कि कैसे ये आया होगा उसके दिमाग में कि एम्पियर सर्किटल लॉ बनाना है। एम्पियर लॉ से पहले कुछ लॉज ऑलरेडी बन चुके थे। कौन कौन से? गॉस लॉ बन चुका था और किरचॉफ्स लॉ भी बन चुका था। अब जरा कोशिश करते हैं क्या हो रहा है इसमें और फिर बताते हैं।
देखो ध्यान से, हमने क्या गॉस ने क्या बताया कि कभी भी क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस किया जाए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक क्लोज्ड सरफेस एरिया के ऊपर इंटीग्रेट कर दो, तो ये आंसर चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एस इस पे डिपेंड करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और उसको एरिया के साथ इंटीग्रेट करें तो चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एरिया के साथ इंटीग्रेशन चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एम्पियर ने सोचा कि फिर क्या हम मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसे एरिया के साथ करें डॉट प्रोडक्ट, तो क्या कुछ आंसर आएगा क्लोज इंटीग्रेशन में, क्योंकि ये भी आता है तो इधर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के काम आएगा। हाँ, एम्पियर नाम है भाई। ये ई डॉट डीएस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ यूज किया था, तो हमने सोचा अगर बी डॉट डीएस भी ऐसे ही कुछ हो जाए तो बी डॉट डीएस से बी कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसा सोच के बी डॉट डीएस निकाला, आंसर आया 0, पोपट हो गया। क्या हो गया? पोपट। पोपट क्यों हो गया? क्योंकि इससे बी डॉट डीएस हमेशा ही 0 आ रहा है, बी का वैल्यू कुछ निकलेगा ही नहीं, राइट साइड में 0 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज्ड लूप बना रहे, और हमेशा क्लोज लूप बनाने वाले लाइंस का प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी भी किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर लोगे तो कोई भी लाइन जितनी जगह से एंटर करेगी, क्लोज लूप है ना, जितनी जगह से एंटर करेगी किसी ना किसी जगह से बाहर आ जाएगी। अगर मैंने बोला एक लाइन, जैसे ये क्लोज्ड सरफेस एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप बना रहे, क्लोज लूप, ऐसे क्लोज लूप बना रहे, तो इस डिब्बे को आप कहीं भी रख लो, एक जगह से फील्ड लाइन एंटर करेगी तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी जगह से वही फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि ना तो अंदर टर्मिनेट हो सकती है, ना अंदर से जनरेट हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा क्यों पॉसिबल था कि ई डॉट डीएस 0 ना आए? क्योंकि अगर चार्ज अंदर रख दिया तो फील्ड लाइन केवल बाहर निकलेगी, अंदर जाएगी ही नहीं, तो यहां सब जगह फ्लक्स पॉजिटिव दिखेगा। तो यहां पे फ्लक्स 0 नहीं आता अगर अंदर चार्ज होता है, लेकिन यहां पे मैग्नेट और मैग्नेटिज्म और करंट कैरिंग वायर कहीं भी रख लो, फ्लक्स हमेशा ही 0 आएगा। फ्लक्स हमेशा 0 आएगा तो इससे कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। तो एम्पियर ने ये कोशिश किया, उसने कहा ये लो पोपट हो गया, एम्पियर का नाम पोपट हो चुका था। लेकिन उसने थोड़ी किताबें पढ़ी तो उसको पता चला कि ये पहले से ही गॉस बता चुका है। गॉस ने जब ई डॉट डीएस कैलकुलेट किया उस समय बी डॉट डीएस भी कैलकुलेट किया, तो ये गॉसेस लॉ है, ये भी है और वो भी गॉसेस लॉ है। ये भी मैग्नेटिज्म, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ है, वो मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ है कि बी डॉट डीएस हमेशा 0 ही होगा। चलिए, फिर एम्पियर ने देखा कि क्या कोई और लॉ ऐसा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिसको हम मैग्नेटिज्म में कवर्ड करने के लिए कर पाए, मैग्नेटिज्म में इसको कन्वर्ट कर पाए। तो हमने देखा था कि किरचॉफ्स लॉ होता है। किरचॉफ्स लॉ बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है तो, या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव में जब चल रहे थे तो ई डॉट डीएल यानी कि अगर क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन निकाले तो आंसर हमेशा 0 आता है। इसको किरचॉफ्स लॉ बोल रहे थे। ये कुछ ऐसा था कि एक क्लोज लूप में चलेंगे तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस आएंगे उनका सम 0। ई डॉट डीएल पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो यहां पे डेल्टा V1 आया, यहां डेल्टा V2 आया, यहां डेल्टा V3 आया, यहां डेल्टा V4 आया, और क्लोज लूप में चल के गए हो तो सबका सम 0 कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इज ऑलवेज 0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो एम्पियर ने यह देखा कि एक और लॉ है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाया गया है। उसने कहा जब ई डॉट डीएस नॉन जीरो और बी डॉट डीएस 0 आया था तो ई डॉट डीएल 0 है, तो इसमें करके देखते हैं कि बी डॉट डीएल क्या आएगा। ठीक है, तो ई डॉट डीएल का वैल्यू 0 आ गया, तो उसने चेक किया कि किसी जगह पर बी डॉट डीएल करें तो क्या आएगा। याद रखिए ई डॉट डीएल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्लोज्ड लूप में, ये जो सर्कल वाला इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन, ई डॉट डीएल का सम क्लोज्ड लूप में 0। लेकिन जब उसने बी डॉट डीएल ऐसे ही करके देखा तो ये आंसर
जो भी करंट एनक्लोज्ड है उसके प्रोपोर्शनल आने लगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को म्यू नॉट बोला गया, परमिएबिलिटी। तो जैसे यहां एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड होता है, यहां म्यू नॉट से मल्टीप्लाई हो गया, ये बी डॉट डीएल है। फिर ऐसे सोचा गया कि बी डॉट डीएल है क्या, तो बी डॉट डीएल का कोई नाम ही नहीं है, बी डॉट डीएल बस बी डॉट डीएल है। इसको बोलते ही, वहां तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, तो बी डॉट डीएल को क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड लूप। इतना बड़ा शब्द बोलते हैं इसके लिए, हां जी, इतना लंबा स्टेटमेंट बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड लूप इज म्यू नॉट आई एन क्लोज्ड। इस फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो उसने बोला बी डॉट डीएल निकाला, इससे क्या पता चला, कुछ नहीं। इसका नाम क्या रख दें, कुछ नहीं। इसको पता लगाने से हमको किस क्वांटिटी के बारे में आइडिया लग गया, किसी भी क्वांटिटी के बारे में नहीं। इसको पता लगा कि क्या इमेजिनेशन आया, कोई इमेजिनेशन नहीं आया, बस उसने बोला कि बी डॉट डीएल कैलकुलेट करो, उसको लाइन इंटीग्रेशन क्लोज लूप बोलो, तो वो आंसर करंट एनक्लोज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। अब ये अजीब सा स्टेटमेंट हमको बहुत डिफिकल्ट केसेस का मैग्नेटिक फील्ड आसानी से बताने के लिए यूज किया जाएगा। तो एम्पियर्स लॉ को केवल उसी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखेंगे कि बी डॉट डीएल करने से करंट एनक्लोज्ड का वैल्यू आ जाएगा। बी डॉट डीएल कोई पूछता है तो पूछ सकता है, लेकिन बी डॉट डीएल से कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं बन रही है, कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं बन रही है जिसका नाम, जैसे आपको बोला जाए सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी सवाल में पूछा था लेकिन ई डॉट डीएस नहीं लिखा था, आपको खुद याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सेम एज ई डॉट डीएस, लेकिन बी डॉट डीएल जब लिखा होगा तो ऐसा कोई और नाम या शब्द नहीं है जो इसके जगह लिखा होगा, तो आपको कहेंगे अरे यार बी डॉट डीएल निकालना, उसके लिए ये पूरा ही लिखा होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी डॉट डीएल तो हो ही गया, इसमें क्या है, जैसे सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है, वैसे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है। अब ये एम्पियर ने जब बनाया तो उसका पोपट वाला टैग हट गया और फिर वो क्या हो गया, महान हो गया, महान, एम्पियर द ग्रेट। अब एम्पियर को बड़ा अच्छा लगा कि हमने भी एक लॉ बना दिया, क्योंकि दूसरे लोग भी लॉ बना बना के मर गए, अब मैं तो कम से कम एक तो बनाऊंगा। तो उसने एक ऐसा लॉ बनाया जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड गॉस लॉ की तरह आसानी से हाईली सिमेट्रिकल केस को सॉल्व करने के काम आएगी। ठीक है, अब इससे फायदा क्या है और इसका एप्लीकेशन क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। पहले एम्पियर सर्किट लॉ समझते। हाँ, उसने क्या बोला, मान लीजिए 3-4 वायर्स हैं, इन वायर्स के चारों तरफ हमने कुछ ऐसा लूप बनाना है, कोई भी शेप का लूप हो सकता है, बट वो लूप हमें बनाना है। इस हमें बनाने वाले लूप को एम्पिरियन लूप बोल दीजिए। जैसे गॉसियन सरफेस बोलते थे, वैसे ही क्लोज्ड सर्किट ऑफ एम्पियर, एम्पियर्स क्लोज सर्किट, एम्पियर्स लूप बोल दीजिए। अब एम्पिरियन लूप में ऐसे चारों तरफ जब हमने क्लोज्ड लूप बना दिया, क्लोज्ड लूप होना चाहिए, ऐसे टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये मैंने अलग से अपने इमेजिनेशन में बना लिया, पेपर पे पेन से बना लिया, नहीं तो धागा चिपका के बना लिया, कोई भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर ये तो मेटल का वायर है, ना ना ना, कोई भी लूप है, बस ये लूप बना लिया। अब लूप के प्लेन के अंदर से जितने भी वायर क्रॉस हो रहे हैं, बस उनका करंट आपको राइट साइड में लिखना है। मान लो इस सर्किट में एक करंट I1 है, दूसरा करंट I2 है और तीसरा करंट I3 है। तो वायर के शेप, वायर के डिजाइन, वायर के मोटाई पतलाई पर डिपेंड नहीं करता। अगर सारे करंट इस लूप के अंदर से पास कर रहे हैं तो इस लूप के लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का आंसर म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड I1 प्लस I2 माइनस I3। अब I1, I2, I3 के डायरेक्शन मैंने कैसे सेलेक्ट किए हैं, अगर मैंने एक डायरेक्शन जिसमें सेम है उनको ऐड कर दिया, तो जिसमें करंट ऑपोजिट है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या ये बात आप डायरेक्शन के हिसाब से समझ गए?
मैक्सवेल लॉ नहीं है झा, विनीत झा। मैक्सवेल ने इस लॉ में एक एडिशन किया एम्पियर्स लॉ में, उससे इस फाइनल पिक्चर का, मतलब अभी ये पिक्चर अधूरी है, इसमें एक एडिशन आएगा जिसके बाद ये लॉ कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका नाम हो जाएगा एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ, उसमें एक और करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया जाएगा तो फिर कंप्लीट लॉ हो जाएगा। क्योंकि मैक्सवेल ने यह ढूंढ लिया था कि जहां पे वायर नहीं भी हो वहां पर भी बी डॉट डीएल निकाला जा सकता है। हमको डीएल लेना नहीं है, ये केवल करंट एनक्लोज लिखना, यहां पे डीएल लेना नहीं है, ठीक है। अब ये देखो कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि करंट सेम है या अपोजिट है। सवाल में यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल, तो आपको ये चेक करना है कौन कौन से करंट सेम डायरेक्शन में है, कौन सा अपोजिट डायरेक्शन में है, किसको प्लस लेना है तो किसको माइनस कर देना है, और टोटल करंट एनक्लोज निकालना है। अगर सारे ही करंट एक ही डायरेक्शन में होते तो हम सबको ऐड कर देते, अगर ये I2 I3 सेम डायरेक्शन में होते इनको ऐड करके I1 से सब्ट्रैक्ट कर देते। लेकिन अगर लूप में फ्लो भी दिया हुआ है, लूप में भी एरो दिया है, तो आप एक्चुअली पता लगा सकते हैं कि किस करंट को प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है। कछु ना आ रहा। कुछ तो हो गया है। हाँ चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहां पे एक हमने एक वायर लिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है जिसका करंट I1 है। एक दूसरा वायर लिया जिसका करंट I2 है, लेकिन क्रॉस देखो इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में बाहर आ रहा है। मैंने एक ऐसा लूप लिया जो लूप में इस तरीके से आपको सेंस दिया हुआ था, मतलब ये लिखा हुआ है कि ये लूप में इस डायरेक्शन में चलते हुए आना है और क्लोज लूप है। मतलब अगर आपको डीएल लेना है तो पहला डीएल तुमने यहां लिया, उसके आगे का डीएल इधर लिया, उसके आगे डीएल इधर लिया, उसके आगे ये डीएल 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 चल के तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा घूम के यहां वापस आओगे तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा उसका बी डॉट डीएल करके क्लोज लूप में इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल का वैल्यू पता लगाना है। अब ऑप्शन है म्यू नॉट I1 माइनस I2 और दूसरा ऑप्शन है म्यू नॉट I2 माइनस I1। अब दोनों ही देखने में सही लग रहे हैं, लेकिन जब लूप में फ्लो दे दिया है, हमें चलने का रास्ता दे दिया कि लूप में ऐसे ही चल के जाना है, अगर ऐसा रास्ता दे दिया कि लूप में ऐसे ही चल के जाना है, तो क्वेश्चन पूछा कि इसमें दोनों में से कौन सा आंसर सही है, कौन सा सही है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर ये लूप में राइट हैंड के फिंगर्स को मैं घुमाऊं तो थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर थंब आपके किसी करंट से मैच कर रहा है तो उस करंट को प्लस लेना है, और उस करंट से अपोजिट है तो दूसरे करंट को माइनस लेना है। जैसे इसमें लूप क्लॉकवाइज चलने को बोल रहा है, तो आप क्लॉकवाइज चलाओ तो पॉसिबल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द प्लेन आ गया, तो ये इनटू द प्लेन वाला करंट पॉजिटिव हो गया, जबकि आउट ऑफ द प्लेन वाला करंट नेगेटिव हो गया। इसी सवाल में अगर ये चलने का देखो, सवाल में लूप का डायरेक्शन अगर गिवन है तो आपको सही आंसर या तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से एक सेलेक्ट करना है। आपने ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको चलने का डायरेक्शन नहीं दिया है तो ये दो चॉइस देगा ही नहीं, आपको इनमें से कोई एक ही चॉइस देगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर आपको नहीं दिया तो आप बड़े में से छोटा करंट माइनस कर दो।
लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज चलने को बोले या क्लॉकवाइज चलने को बोले आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो राइट हैंड से मैच करा के चेक कर लेना पड़ेगा कि किस करंट को पॉजिटिव ले रहे हैं और किस करंट को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो म्यू नॉट I1 माइनस I2 लिखना है या I2 माइनस I1 लिखना है, वो इस लूप में क्लॉकवाइज वाले लूप में I1 माइनस I2 लिखना है, और एंटी क्लॉकवाइज होता तो I2 माइनस I1। तो करंट किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा राइट हैंड रूल से। ठीक है, अब इसको अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैलकुलेट कर रहे हैं। हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हमें पता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई आर, इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, लेकिन हम एम्पियर्स लॉ लगा के देख रहे हैं, हाईली सिमेट्रिकल केस में ही लगेगा। यहां से पूछा आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, हमने क्या किया, आर रेडियस का ही एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले लिया। ये बिल्कुल वैसी बात कर रहे हैं जैसे कि गॉस लॉ में शेप, जो सरफेस क्लोज्ड सरफेस बनाते थे, वो शेप हम डिसाइड करते थे कि हमको ऐसा शेप बनाना है जिससे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखे। यहां पर लूप का शेप भी हम डिसाइड करेंगे। तो सर इसके ऊपर स्क्वायर शेप का लूप क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्क्वायर शेप का डिस्टेंस अलग अलग आएगा। सर्कुलर शेप में हर पॉइंट यहां से बराबर डिस्टेंस पे दिखेगा, और जितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा उतने का ही हमने एम्पियरिंग लूप बना लिया। अब क्योंकि हमें पता है कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl म्यू नॉट I होता है, और इस वायर में अगर करंट I है तो म्यू नॉट I में I का वैल्यू हम रख देंगे। अब क्योंकि B डॉट dl में हर जगह का डिस्टेंस R बराबर है, तो एक जगह मैग्नेटिक फील्ड B है तो सब जगह B ही होगी। तो B मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। अब बचा dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर dl मिला के dl और dl सारे dl मिला के ये आंसर में सम ऑफ ऑल छोटे छोटे लेंथ इज 2 पाई r। तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I, तो b का वैल्यू हुआ म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। तो ये तो बड़ा ही आसान तरीका हो गया। हमको पहले हमने किया था एक फाइनाइट वायर का, उसको इंटीग्रेशन किया, फिर उसके बाद अल्फा बीटा के अलग अलग वैल्यू रख के हमने कैलकुलेट किया था। अब की इनफाइनाइट वायर का डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन दिस मेथड ओनली वर्क्स फॉर हाईली सिमेट्रिकल केसेस, क्योंकि इंटीग्रेशन से बी तभी बाहर होता है जब ऊपर नीचे चारों तरफ से देखने पर एक यूनिक मैग्नेटिक फील्ड ही बनती है किसी पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, हमारे पास एक ऐसा सोलेनॉइड है जो कि आइडियल सोलेनॉइड है, यानी कि लॉन्ग सोलेनॉइड, तो इसका लेंथ इनफाइनाइट चल रहा है। इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है। हमने बोला कि अंदर मान लेते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड B है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, तो मैंने एक ऐसा एम्पीरियन रेक्टेंगुलर लूप लिया जिसका लेंथ L है, और यहां पे मान लो कुछ B है, ये भी लेंथ L है, ये लेंथ BB है, ऐसा लूप ले लिया। अब सोलेनॉइड जो होता है उसके अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड B है तो बाहर ऑलमोस्ट 0 होता है। अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड B है तो अंदर के, जैसे ये A है, यहां लिखा B, ये लिखा C, ये लिखा D, क्लोज लूप में B डॉट dl निकालेंगे और फिर म्यू नॉट I के इक्वल कर देंगे। अगर एक सोलेनॉइड में, पतला सोलेनॉइड है, A से B चल के आएंगे और ये लेंथ L है और इसके हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B है, तो यहां A से B चलने पर B का वैल्यू B है और A से B का जो लेंथ है वो L है, तो B डॉट dl का वैल्यू B इंटू L हो जाएगा। अगर B से C चल के जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड सामने चल रहा होगा और हम परपेंडिकुलर चल रहे होंगे, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। ये B से C का 0 आ गया। C से D चल के जाएंगे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है और लेंथ L है, तो मैग्नेटिक, ये जो B डॉट dl है 0 आ जाएगा। D से A चल के जाएंगे तो यहां 0 और यहां परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर भी रिजल्ट 0 आ जाएगा। ये 4 रास्ते का B डॉट dl अगर ऐड कर दिया तो टोटल क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो B डॉट dl पहले हम कर रहे थे B इंटू 2 पाई r, क्योंकि हर जगह B था,
यहां पे हर जगह बी नहीं है, अंदर बी है, यहां तक बी है और फिर बाहर जीरो है, तो अंदर बी है तो बी इंटू एल, बाहर जीरो है तो जीरो, परपेंडिकुलर में भी जीरो, फिर बाहर जीरो, फिर यहां परपेंडिकुलर में भी जीरो। ये सब मिला के मैं म्यू नॉट आई एनक्लोज करना चाहता हूं, लेकिन करंट मुझे पता नहीं है। मुझे यह पता है कि इनमें से बहुत सारे वायर हैं जो इस लूप के थ्रू पास हो रहे होंगे। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है पर यूनिट लेंथ और ये लूप का लेंथ एल है, तो टोटल टर्न्स इन द लूप, टोटल टर्न्स इन द लूप इज एन इंटू एल हो जाएगा। तो टोटल करंट एनक्लोज्ड आई इंटू एन इंटू एल हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान दो। अगर मान लीजिए हमने जो डिब्बा, हमने ये जो लूप बनाया, इसके अंदर 2 मीटर की लेंथ बंद हो जाए और 1 मीटर में 200 लूप बनते हो, तो इसमें 400 लूप हो जाएंगे। अगर हर वायर में करंट 1 एंपियर हो तो टोटल करंट 400 एंपियर इस लूप के अंदर से आ जाएगी। गॉसियन ये जो एम्पेरियन लूप बना रहे हैं, इसके अंदर से कितना करंट का वायर निकल रहा है, केवल वही लेना है। तो n इंटू एल तो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स टोटल एल लेंथ के लूप में, और हर टर्न पे करंट आई है तो टोटल करंट हो गया आई इंटू एन इंटू एल, यहां पे रख देंगे। तो बी डॉट डीएल की जगह बी इंटू एल और म्यू नॉट एन इंटू एल इंटू आई, एल से एल काटा, आंसर आया म्यू नॉट एन आई। ये डेरिवेशन जरा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक दो बार करके देखना चाहिए, जिससे कि एम्पियर्स लॉ का हमको आइडिया रहेगी एम्पियर क्या करने की कोशिश कर रहा था, ये लॉ क्यों इतना फेमस है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेशन बेस्ड रिजल्ट को ये चुटकियों में सॉल्व करता है, एक लाइन लिखते ही। चलिए, अब टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड देखिए। पहले देखिए टॉरॉइड होता क्या है। आपकी अगर गाड़ी में कोई भी टायर लगा हुआ है, आज उस टायर को निकाल लेना। आपके यहां कोई भी कार या टू व्हीलर होगा, उसके टायर को निकाल लेना और उस टायर के ऊपर ऐसे वायर को लपेट देना, क्लोजली पैक्ड वायर, ऐसे लपेटते जाना लपेटते जाना लपेटते जाना, ऐसा लपेटते 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 लपेटते, जब वो पूरा क्लोजली पैक्ड वायर ऐसे पूरा बाउंड हो जाएगा, तो आप बोलेंगे, अब इसको आप बोलो टॉरॉइड। ये टॉरॉइड हो गया। अब इस टॉरॉइड में क्लोजली पैक्ड पूरा राउंड ऐसे है। आप कह सकते हैं कि एक सोलेनॉइड था, उसको घुमा के अगर मैं उसके दोनों एंड को सर्कल में घुमा के ऐसे आपस में बंद कर दूं, तो एंडलेस सोलेनॉइड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ टॉरॉइड। ऐसे घुमाया और चिपका दिया आपस में। इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स एन पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये अब एक फिक्स फाइनाइट लेंथ का हो गया, तो हम इसको बोलेंगे एन टर्न्स है टोटल। इस टॉरॉइड में 2 रेडियस बन रहे हैं, इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। सवाल पूछा कि इसके बीच के किसी रेडियस आर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो हमने अंदर के मैग्नेटिक फील्ड को बी मान लिया और एक ऐसा एम्पीरियन क्लोज लूप लिया। ये डॉटेड वाला लूप देखिए मैंने लिया है। ये लूप ऐसा है कि इसका हर पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पे है। अगर एक जगह मैग्नेटिक फील्ड बी होगा तो ये भी आर डिस्टेंस पे, यहां भी बी होगा, यहां भी बी होगा, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा हो जाए, ऐसा लूप हम बना लेते हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सब जगह बी है, तो बी डॉट डीएल में से बी बाहर आ सकता है, इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, ये एम्पियर्स लॉ। बी बाहर आ गया और डीएल 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 मिला के सारा लेंथ 2 पाई आर हो गया, इक्वल टू म्यू नॉट। अगर इसमें एक वायर गया तो उसका करंट आई, फिर दूसरा टर्न भी गया उसका भी करंट आई, फिर तीसरे बार टर्न गया उसका भी करंट आई, चौथे बार टर्न गया करंट आई। लेकिन टोटल टर्न्स एन है तो एन लूप बनेंगे, तो एन आई हो जाएगा टोटल करंट। तो बी का वैल्यू अगर निकाले तो म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। एक अच्छा रिजल्ट है, इसको याद कर लीजिए। अगर मैंने बोला ये बिल्कुल थिन टॉरॉइड है, थिन टॉरॉइड सोलेनॉइड की तरह डायरेक्टली हो जाता है,
तो अगर ए और बी और आर सब बराबर है ऑलमोस्ट, तो n अपॉन 2 पाई आर बिल्कुल थिन टोरॉइड है, उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं, यहां पे स्मॉल n लिख देंगे, तब आंसर बी का वैल्यू म्यू नॉट एन आई हो जाएगा। आपको देखने में लगेगा ये तो सर सोलेनॉइड की तरह है, तो थिन टोरॉइड एक सोलेनॉइड ही होता है। थिन मतलब बिल्कुल पतला होगा, तो बहुत पतला अगर सोलेनॉइड लिया तो वो इनफाइनाइट सोलेनॉइड अपने आप बन जाता है। उस पतले सोलेनॉइड को ऐसे मिला दोगे तो बिल्कुल पतला सोलेनॉइड होगा, तो उसका ए बी और आर रेडियस सब बराबर है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एकदम यूनिफॉर्म दिखेगा, म्यू नॉट एन आई। अब यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, और अगला वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो पाइप। ये एक लॉन्ग हॉलो पाइप ले रहे हैं, हॉलो पाइप। हॉलो पाइप मतलब जैसे पानी में सप्लाई होता है ना हमारे घरों में, वैसा वाला वाटर। अगर ये हॉलो है तो अंदर से खाली है, तो जो भी करंट हम फ्लो कराएंगे वो केवल इसके सरफेस से फ्लो करेगा, केवल सरफेस से ही फ्लो करेगा, अंदर से तो पास हो नहीं सकता, क्योंकि अंदर ये पूरा सॉलिड है। ठीक है, अब ये करंट आई का एक हॉलो पाइप है जिसमें करंट आई है, लेकिन अंदर से खाली है, ये कैविटी वाला है, खाली पूरा। तो जो केवल करंट सरफेस से पास करेगा, इसका रेडियस आर है। पूछा अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, 1 एम्पियर्स लॉ यहां पे लगाएंगे, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, 1 एम्पियर्स लॉ यहां लगाएंगे। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर में बी डॉट डीएल करेंगे और म्यू नॉट आई करेंगे, लेकिन आई जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा करंट सरफेस से पास करेगा, तो इसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं करेगा। अंदर का लूप बनाएंगे, सारा करंट बाहर से जा रहा है, तो पाइप का रेडियस बड़ा है और अंदर हमने 1 एम्पियर लूप बनाया, तो उसके थ्रू कुछ करंट ही नहीं निकला, सारा बाहर से जा रहा है। तो बाहर से जो जाता है उसको आप कंसिडर मत कीजिए, उस करंट को जीरो कर दीजिए, तो बी का वैल्यू जीरो। अगर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, सॉरी ग्रेटर देन कैपिटल आर की बात करेंगे, तो ये वाला लूप लेना पड़ेगा, इसमें बी डॉट डीएल करेंगे, तो बाहर के लूप के अंदर से पूरा पाइप पास हो रहा है और पाइप का करंट आई है, तो एनक्लोज करंट आई ही हो जाएगा। डीएल का वैल्यू 2 पाई आर कर देते, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा हो गया कि अगर एक हॉलो यानी कंडक्टिंग सिलेंडर था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। एक कंडक्टिंग सिलेंडर था, याद करो जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते थे और चार्ज कंडक्टर पे डाला तो केवल सरफेस पे रहता था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई आर, यहां पे 2k आई बाई आर, 2k आई बाई आर वैसा ही चल रहा है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस आर के साथ ग्राफ बनाया, तो कैपिटल आर तक तो जीरो आएगा, उसके बाद अचानक ऐसे चलेगा, सरफेस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर है, और उसके बाद ऐसे टेंडिंग टू जीरो, यहां से यहां तक जीरो चल रहा है। पढ़ो जरा सवाल। Current I flows along the length of infinitely long, straight, thin-walled pipe. Then the magnetic field at all point inside the pipe is same but not zero. The magnetic field at any point inside the pipe is zero. The magnetic field is zero only on the axis of the pipe. The magnetic field is different at different point inside the pipe. कौन सा सही है? कौन सा सही है? बी सही है। बड़ा ही इजी बात है। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा भी जानते हैं और समझ गए हैं, तो आपको बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह करना, बाद में थोड़ा वेरिएशन वाले केस भी एक दो करेंगे, आप खटाखट कर दोगे।
यहां पे रेडियस आर का एक सॉलिड सिलेंडर है और सॉलिड सिलेंडर के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया मिला के करंट आई है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट आई, तो करंट आई यूनिफॉर्म है, यानी जे यानी करंट डेंसिटी का वैल्यू आई बाई पाई आर स्क्वायर है। इस सिलेंडर के अंदर और इस सिलेंडर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का आंसर पूछा है, बाहर पूछा है और अंदर पूछा है। पहले बाहर का रिजल्ट लिखें तो सिलेंडर में अगर करंट आई है और एम्पीरियन लूप मैंने बाहर बनाया तो लूप के अंदर पूरे सिलेंडर का करंट आई एनक्लोज्ड हो गया, तो हम B डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई टोटल, आई ही टोटल करंट एनक्लोज हो जाएगा ग्रेटर देन आर पे, तो B का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये तो सर वैसा ही हो गया जैसे कि सॉलिड सिलेंडर के एक बार बाहर चले गए तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हॉलो है या सॉलिड है। अगर एक बार सॉलिड सिलेंडर के बाहर चले गए तो फर्क नहीं पड़ता कि वो सॉलिड है या हॉलो है, क्योंकि बाहर से देखने पर वो लॉन्ग वायर की तरह 2 के लैम्डा बाई आर बनाने लगता है। अगर एक बार बाहर चले गए तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए टोटल करंट एनक्लोज्ड आई हो जाएगा और आई करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वही बनेगा जो लंबे वायर का बनता था, लंबे वायर का म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ये भी बाहर से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो आप देखेंगे कि सिलेंडर वाले केस को अगर बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू के से मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वो रॉड यानी इनफाइनाइट रॉड की तरह काम करते हैं और पॉइंट चार्ज की तरह काम करते हैं सॉलिड स्फीयर, यानी स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो हो, अगर बाहर चले गए तो ये आउटसाइड का फील्ड आ गया, आउटसाइड। अब इनसाइड वाला फील्ड निकाल रहे स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर में हमको केवल इतनी जगह का ही एनक्लोज्ड लेके इसके अंदर का ही करंट निकालना है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे सिलेंडर का तो करंट आई है, तो क्या इसके अंदर के किसी छोटे क्रॉस सेक्शन का भी करंट आई होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। तो छोटे क्रॉस सेक्शन का करंट निकालने के लिए करंट एनक्लोज्ड इक्वल टू टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया इनटू वो छोटा एरिया जिसको हमको एनक्लोज करना है। अगर ये इतना बड़ा रेडियस आर का सिलेंडर है जिसमें मिला के करंट आई है, अगर उसके अंदर एक स्मॉल आर का छोटा एरिया सर्कल बनाए, स्मॉल आर का एक छोटा सर्कल बनाए और उस छोटे सर्कल में कितना करंट है वो कैलकुलेट करे, तो उसको हम आई एनक्लोज्ड बोलेंगे। तो आई एनक्लोज्ड का वैल्यू छोटे एरिया के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया इनटू स्मॉल एरिया इज करंट एनक्लोज्ड। हाँ, तो देखिए करंट एनक्लोज्ड में हमने लिखा B डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, पाई काट दिया, पाई से पाई काट दिया, तो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर से आर भी काट दिया, तो बी का वैल्यू आया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इस रिजल्ट को याद करने के साथ साथ एक रिजल्ट जे के टर्म्स में भी याद कर लेना है। ये रिजल्ट दोनों वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ये सीरी चालू हो गई थी, हाँ, और इसको भी जे के टर्म्स में याद कर लेते हैं। म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाय 2r। मैं फिर से लिख देता हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर के किसी पॉइंट पे निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट जे आर बाई 2 या मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर के किसी पॉइंट पे निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर या मैग्नेटिक फील्ड का यही वैल्यू म्यू नॉट जे कैपिटल आर अपॉन 2r। हाँ, ठीक है।
अच्छा चलो मैं आपको एक चीज पूछता हूं, अगर इसका ग्राफ बनाए तो कैसा दिखेगा? चलिए, एक सॉलिड पाइप है, सॉलिड पाइप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता ना भाई तो वहां डेंसिटी रो होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होता। अब रो चार्ज डेंसिटी होता, उसकी जगह इस सवाल में जे यानी करंट डेंसिटी दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड को देखो, रो की जगह जे लिख दिया, आर की जगह आर लिख दिया, 2 की जगह 2 लिख दिया, लेकिन 1/एप्सिलॉन की जगह म्यू नॉट लिख दिया। अगर आप देखो तो ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। यहां पे रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, अगर याद होगा तो आप रिलेट कर पाओगे, बिल्कुल सेम आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर है। अगर अंदर देखोगे तो ऐसे दिखेगा के क्यू 2 के लैम्डा आर बाय आर स्क्वायर, ऐसा दिखेगा। यहां पर भी देखेंगे तो वैसे ही दिखेगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ये इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड है और जे के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, म्यू नॉट जे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल आर, ये आउटसाइड, ये तब है जब जे यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट करंट डेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों 3 तब आता है यार, तुम लोग भुलक्कड़ हो, 3 स्फीयर के केस में आता है। ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं सर रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, अरे लल्ला, डेंसिटी स्फीयर था 3 डायमेंशनल, वहां 3 आता था, सिलेंडर 2D था, वहां 2 आता था। आप आज रिवाइज करना, अगर आपको जो मैं बोल रहा हूं वही आता हो तो अपने आप को एक थप्पड़ मारना जोर से, कि स्फीयर के केस में रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आता था और सिलेंडर के केस में रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। 3 डायमेंशनल था तो 3 और 2 डायमेंशनल है तो 2। इसका ग्राफ अगर बनाए तो अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस के साथ आंसर कैपिटल आर। स्फीयर में 3 एप्सिलॉन नॉट, सिलेंडर में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं एक स्पेशल एग्जांपल आपको करूं, देखो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मुझसे पढ़ा है वो आंसर बता पाएगा, बाकी लोग लल्लू रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने लिखा करंट डेंसिटी का फंक्शन है k इंटू आर का पावर n। करंट डेंसिटी का फंक्शन है k इंटू आर का पावर, ऐसा हमने रो के लिए भी लिखा था, डेंसिटी रो इज k इंटू आर का पावर n, उसकी जगह लिख रहे हैं करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू k इंटू स्मॉल आर का पावर n। ये स्मॉल आर से ऐसे अंदर और बाहर करंट डेंसिटी 0। तो क्वेश्चन पूछा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड बताओ और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बताओ। जो लोग समझदार हैं उस इस आंसर को इससे मैच करके लिख लेंगे। जैसे J हटा के k इंटू आर का पावर n लगा देंगे तो म्यू नॉट के आर का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। यहां पे जो 2 लिखा है उसमें भी n ऐड कर दो, यहां पे जो आ रहा है वो डिनोमिनेटर का r r ही रहेगा, उधर n प्लस 2 हो जाए, तो म्यू नॉट के कैपिटल R का पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 स्मॉल r। याद रखिए इसमें डिनोमिनेटर हमेशा ही स्मॉल r रहेगा, आउटसाइड वाले केस में डिनोमिनेटर हमेशा स्मॉल r रहेगा, हमेशा। और कैपिटल न्यूमरेटर में पावर बदलनी है और डिनोमिनेटर में नंबर बदलना है, पावर नहीं बदलनी है। ये हमने स्फीयर के वेरिएबल डेंसिटी के केस में लिखा था। ऊपर में पावर में n बढ़ा दो, नीचे में नंबर में n बढ़ा दो,
ऐसा मैंने आपको सिखाया था। अगर आपको याद आ गया तो आप उसको अपना नोटिस करके लिख लीजिए। और जिसने ये ट्रिक अभी जो बैठे हैं मान लीजिए उनको नहीं पता है, उनको मैं सिखा दूंगा, अलग से एक छोटा वीडियो भेजूंगा जिसमें आप ये सीख सकते हैं, ठीक है ना। ये टेंशन मत लो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमने भी तो नहीं पढ़ी, हम लेट आए थे, हम किसी और बैच में, या जो भी है, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है। ये मैंने एक बताया था कि अगर पावर n दिखे तो ऊपर पावर में n जो नंबर चल रहा है, जैसे यहां पे नॉर्मली 1 चलता है, पावर n बिठाई तो पावर में n ऐड कर दो, और नीचे नंबर 2 है तो उसमें भी n ऐड कर दो। ऊपर में पावर में n ऐड कर दो, नीचे नंबर में n ऐड कर दो। लेकिन मैग्नेटिज्म का इस तरह की कहानी एडवांस में पूछी जा सकती है, मेंस तक कोई खतरा नहीं है, तो इस पे ध्यान नहीं देना। मेंस में आपको मेंस में यही 2 फॉर्मूले याद करके जाने हैं और उसके पहले वाले फॉर्मूले। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, लिखा है अ सॉलिड लॉन्ग पाइप हैज करंट डेंसिटी J is equal to J naught small r square by capital R square between 0 to capital R. Find magnetic field inside and magnetic field outside. सिलेंडर कैपिटल आर का है, लॉन्ग पाइप का रेडियस कैपिटल आर है। ये लॉन्ग पाइप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। आप भाई सब लोग करके देखो एक बार, कैपिटल आर, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना स्मॉल आर पे, और इसके बाहर के किसी जगह पर स्मॉल आर पे बताना है। लेकिन रिजल्ट ऑलरेडी हमें पता है, बस जे का वैल्यू उधर बिठाना। तो यहां पे ये कांस्टेंट हो गया, तो ऐसे हो गया जे इज इक्वल टू जे नॉट बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो यानी एन की जगह 2 चल रहा है इस फंक्शन में, और के की जगह जे नॉट बाय आर स्क्वायर। हमारा मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल आंसर म्यू नॉट जे आर बाय 2 होता था, लेकिन अभी आर में पावर 2 और है, तो हम लिख देंगे 2 + 1 अपॉन 2 + 2। थोड़ा दिमाग लगाना तो आपको आ जाएगा। आप चाहो तो साइड में लिख के देख लो कि अगर जे कांस्टेंट होता था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वाला होता था म्यू नॉट जे आर बाय 2। अगर जे की जगह मैं ऐसे लिख दूं जे नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, जे नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर मिलके तो क्यूब हो जाएगा पावर में, यानी पावर 1 से बदल के 3 हो जाएगा। तो यहां पे पावर 3 हो जाएगा, और यहां पे जितना नंबर पावर में ऐड किया उतना ही नंबर यहां भी पावर में ऐड कर दो, और के की जगह जे नॉट बाय आर स्क्वायर लिख दो। जितना नंबर ऊपर पावर में ऐड हुआ उतना ही नंबर नीचे नंबर में ऐड कर दो। अगर आउटसाइड लिखेंगे तो म्यू नॉट जे नॉट बाय आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और ऊपर कैपिटल आर का पावर n+2 अपॉन n+2 स्मॉल आर। तो आपको n की जगह 2 रखना है, यहां पे 2 और यहां पर भी 2। तो हमारा जो आंसर आया इनसाइड वाला मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट जे आर क्यूब अपॉन 4r स्क्वायर। डायमेंशनली पहले जैसा ही दिखेगा, और आउटसाइड का फील्ड आया म्यू नॉट जे नॉट कैपिटल आर का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 आर स्क्वायर स्मॉल आर। आर स्क्वायर से पावर 4 कैंसिल कर दिया, यहां आर स्क्वायर आ जाएगा, तो आया म्यू नॉट जे नॉट कैपिटल आर बाय 4r।
मतलब ये जे नॉट बाई आर स्क्वायर इस फंक्शन में जो के है उसकी जगह लिख रहे हैं, जे नॉट बाई आर स्क्वायर फंक्शन में जो के है उसकी जगह लिख रहे हैं, वो पूरा लिख दे रहे हैं जे नॉट बाई आर स्क्वायर, जे नॉट बाई आर स्क्वायर जो फंक्शन में के है वो लिख दे रहे हैं, पावर अलग से बदल रहे हैं। चलिए ये रिजल्ट भी जल्दी से कर लेते हैं। अगर एक सिलेंडर ऐसा दिया है जिसके अंदर कोई सिलिंड्रिकल कैविटी बना दी, ये कैविटी है, तो ये सॉलिड सिलेंडर है और ये सिलिंड्रिकल कैविटी है। अगर ये आपको ये भी याद आ जाए तो कमाल हो जाएगा। यहां पे सिलेंडर का एक्सिस है और ये कैविटी का एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस a है। अगर सर इसको सामने से देखें, रिमेनिंग पार्ट में करंट I फ्लो कर रहा है या करंट डेंसिटी J फ्लो कर रहा है। अगर सामने से देखें तो ऐसा दिखेगा, एक सिलेंडर है, उसके सेंटर से साइड में एक सिलिंड्रिकल कैविटी है और यहां पे करंट फ्लो कर रहा है करंट डेंसिटी J का। ये सिलेंडर का सेंटर है, ये कैविटी का सेंटर है और C1 से C2 के बीच में डिस्टेंस a है। आपको बताना है इस कैविटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी बताना है। आंसर जो डायरेक्ट बताएगा वो बड़ा बधाई का पात्र होगा। आंसर जो बताएगा वो बड़ा बधाई का पात्र होगा। तो हमने क्या लिखा, अच्छा यहां आर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी पूछा तो हमने अंदर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला जो टोटल सिलेंडर मान के, पूरा सिलेंडर अगर बिना कैविटी के होता तो टोटल होता म्यू नॉट J R1/2 और जो यहां के सेंटर से R2 डिस्टेंस पे है तो कैविटी की वजह से केवल मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट J R2/2। लेकिन जो सिलेंडर हमें दिया है उसमें टोटल में से कैविटी को हटा दिया गया है, तो कैविटी के रिजल्ट को हटा देंगे तो म्यू नॉट J A/2 ऐसा आंसर हमारा ये रिमेनिंग वाले का आ जाएगा। ऐसा वाला रिजल्ट हमने करा था, लेकिन वहां पे जब लिखते थे तो ρA/3ε0, अरे स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी बनाओगे ρA/3ε0 और सिलेंडर के अंदर सिलिंड्रिकल कैविटी बनाओगे तो ρA/2ε0। ये 2 और 3 का फैक्टर सिलेंडर और स्फीयर की वजह से आ रहा है, यहां पे 2 चलेगा सिलेंडर में, वहां भी सिलेंडर होता और सिलिंड्रिकल कैविटी होती 2 ही चलता। 3 तब लिखते हैं बच्चों ρA/3ε0 यानी स्फीयर के अंदर स्फेरिकल कैविटी, सिलेंडर के अंदर सिलिंड्रिकल कैविटी तो ρA/2ε0। एक दो बार याद करिएगा आपको याद आ जाएगा। ये सिलेंडर है, यहां 2 लिखा है, कई बच्चे आंसर 3 बोल रहे हैं, विच इज नॉट करेक्ट, इट इज करेक्ट ओनली फॉर स्फीयर, दिस केस इज सिलिंड्रिकल केस। म्यू नॉट JA/2 ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इस रिजल्ट को आपको बस एक बार ध्यान रखना, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते हैं, ये सवाल फिर भी आ सकता है। मैं एक बार और ट्राई करता हूं। एक ऐसा वायर है जिसमें करंट डेंसिटी +J है, ऐसे कर देते यहां, ये एक ऐसा, ये केस 2 ये काट देते हैं।